हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बातें की थी जो बहुत ज़रूरी थी करनी. नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस इन दैट वीडियो ऑल्सो कि वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज़ पोएट एंड पेनकेक्स. होप सो आपने एक एडवांस स्टडी किया होगा, रीडिंग किया होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आई होप यू ऑल बी अटेंटिव विथ योर पेन पेपर एंड अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग. सो स्टूडेंट्स, पोएट एंड पेनकेक्स, एक्चुअली ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा डिफ़र है, बट बहुत सारे मिनिएचर्स के साथ ऐड है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को ऐड किया हुआ है. सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की. पहले मैं टाइटल थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ. पोएट्स, ये तो सबको समझ आ रहा होगा, पोएट यानी कि जो भी होते हैं पोएट्स, उनके बारे में है. पेनकेक्स एक मेकअप की एक ब्रांड है, जैसे होता है ना लैक्मे होता है या कुछ भी होता है, मतलब जैसे मेकअप की जो डिफरेंट जो ब्रांड्स होती हैं, वो वैसा ही एक ब्रांड है दैट इज़ कॉल्ड पैनकेक्स. और ये उस टाइम की ब्रांड है जब आपने शायद इसमें कुछ ऐड भी है कुछ हीरोइनों के नाम, जैसे रति अग्निहोत्री का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने वैजंती माला का नाम सुना होगा, होप सो, या आपने मधुबाला का नाम सुना होगा. उस टाइम की जो हीरोइंस थी, तो उस टाइम का जो स्टूडियो होता था या उस टाइम का जो फिल्म स्टूडियो होता था, उसमें ये पैनकेक्स के पूरे पूरे ट्रक भर के आते थे ब्रांड्स के, क्योंकि फिल्म शूटिंग होती थी तो मेकअप तो सभी सारे आर्टिस्ट करते थे, तो उन आर्टिस्टों के मेकअप के पर्पस से ये जो है लाया जाता था स्टूडियोज़ में, और अकॉर्डिंगली जो है मेकअप की तैयारी होती थी. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पोएट्स या पैनकेक्स को ही डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा सा बस एक नेम दे दिया है. अगर मैं जैसे हर चैप्टर के बाद आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर, तो शायद ये अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आपका कुछ और व्यू हो, अकॉर्डिंग टू मी ये जो टाइटल है ये सूट करता ही नहीं है इसकी स्टोरी को. हाँ, स्टोरी है रिलेटेड टू स्टूडियो है जिसका नाम जामिनी स्टूडियो है, और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन्हीं पे बेस्ड है, लेकिन एक पर्टिकुलरली सिर्फ मेकअप को ही नहीं फोकस किया हुआ है, या सिर्फ पोएट को ही नहीं फोकस किया हुआ है. अगर इस टाइटल की जगह जामिनी स्टूडियो होता या कुछ और होता तो शायद वो ज़्यादा एप्ट होता, बट अब सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, आप भी अकॉर्डिंगली अपने व्यूज़ आप दीजिएगा. तो चलिए मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको इस चैप्टर का. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एक जामिनी स्टूडियो है. उससे पहले मैं थोड़ा राइटर के पास आऊँगी, अशोक मित्रन इनके राइटर का नाम है. स्टूडेंट्स, अगर आपकी बुक्स खुली हैं तो मैं इंट्रो का पार्ट आज ही आपको डिस्कस कर रही हूँ, कल से हम पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, क्योंकि इंट्रो में ही आपको समझ आएगा क्या है. सो पुट फिंगर्स ऑन लाइन, आई एम रीडिंग माई इंट्रो हेयर. अशोक मित्रन, जो कि 1931 में हुए थे. पुट फिंगर्स ऑन लाइन स्टूडेंट्स एंड बी अटेंटिव. पहले जैसे लाइटनेस या बहुत ज़्यादा स्लो हैंड में मत रखना अपनी चीज़ों को. बी अटेंटिव एंड बी एक्टिव वाइल टीचिंग यू, प्लीज़. सो अशोक मित्रन 1931 में है, अ तमिल राइटर, तमिलियन है, एक राइटर है. रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जामिनी स्टूडियो. उन्होंने एक समय में जामिनी स्टूडियो पे काम किया था. ही वर्कड एट जामिनी स्टूडियो. इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, और एक उन्होंने एक बुक लिखी थी, मतलब उस साल या उस टाइम पे जो भी उन्होंने जामिनी स्टूडियो में बॉस के अंदर काम किया था, तो अपने उन एक्सपीरियंस को उन्होंने एक बुक के अंदर लिखा है, जिस बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस. और ये वाला जो वर्क है ये उसी बुक का एक पार्ट है. क्लियर? विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवीज़. और ये क्या बात करती है ये बुक, जो ये बुक है माई ईयर्स विद बॉस, ये बात करती है किस तरह से इन्फ्लुएंस थी मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. मतलब कैसे मूवीज़ हर किसी को इन्फ्लुएंस करती थी, इफ़ेक्ट करती थी, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के, हर पार्ट ऑफ लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती थी उस टाइम पे मूवीज़. मतलब हाउ मच द पीपल आर इन ट्रेंड विद द सिनेमा और इन द ट्रेंड विद द मूवीज़ एंड ऑल दैट वॉज देयर. द जामिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई. चेन्नई में वो जामिनी स्टूडियो था उस टाइम पे. वॉज सेटअप इन 1940. अब ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है, अब उस टाइम पे हम आज़ाद भी नहीं हुआ था हमारा कंट्री, ये उस टाइम की बात है. इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन. मतलब और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो फिल्म, या और भी बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ थी जो मूवीज़ बनाती थी, लेकिन ये वाला जो स्टूडियो था ये अपने आप में बहुत ज़्यादा व्हाट टू से, अपने आप एक स्टैंडर्ड रखने वाला, या अपने आप में एक स्टैंड रखने वाला एक स्टूडियो था.
Clear? The Japanese studio located in Chennai was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organization of India in the early days of India film making. जो स्टार्टिंग में जो फिल्म मेकिंग होते थे उसमें जापानी स्टूडियो बहुत बड़ा नाम था अपने आप में, ठीक है ना. जैसे आजकल राज फिल्म स्टूडियोज़ है या BR चोपड़ा, लाइक ये ना सुने होंगे आपने, या व्हाट्सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के नेम हैं जहाँ पे मूवीज़ बनती हैं. तो इसी तरह से ये भी जापानी स्टूडियो भी अपने आप में बहुत बड़ा नेम हुआ करता था उस टाइम पे. क्लियर? देन इट्स फाउंडर वॉज SS वासन. प्लीज़ अंडरलाइन स्टूडेंट्स, फाउंडर का नाम था SS वासन. द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन. अब बॉस का नाम है SS वासन, स्टूडियो का नाम है द जापानी स्टूडियो, बुक का नाम है माई एयर्स विद बॉस, और राइटर है आपका अशोक मित्रन. ये सब दिमाग में आपके रखनी है सारी बातें. अब जापानी स्टूडियो में अशोक मित्रन जो हमारे राइटर हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जिन्होंने वो बुक लिखी है जिससे चैप्टर लिया है, इन जापानी स्टूडियो हु वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन द फाइल. जैसे होता है ना कि पेपर कटिंग मेंटेन करके रखना एक फाइल में. जैसे कोई भी न्यूज़ आ रही है रिलेटेड टू फिल्म और रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, जो भी उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़ होगी न्यूज़पेपर में, तो अशोक मित्रन का ये काम था कि उसमें उस न्यूज़पेपर की कटिंग को काट करके और एक फाइल में कीप करके रखना था. दैट वाज द वर्क ऑफ अशोक मित्रन. क्लियर? मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड. कुछ तो उसे हाथ से ही लिख के पढ़ने के बाद अपने हाथ से कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ते थे कि इस तरह से ये रिपोर्ट आई है या इस तरह से इस तरह की न्यूज़ आई है, लाइक दैट ओनली. क्लियर? आफ्टरवर्ड्स ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट मतलब लेस इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कोई दूर से अगर उसको देखता है वो क्या सोचेगा, क्या काम है इसका, पेपर काटने के लिए बैठा है, बस सिजर लेके बैठा रहता है बस न्यूज़पेपर के आगे, और तो कुछ काम नहीं है. मतलब इन द आइज ऑफ अदर्स पीपल ऑफ दैट स्टूडियो, पीपल कंसिडर हिम कि हिज जॉब इज़ not serious or his job is not very much difficult like theirs job. It was like that only. Clear? So although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Jamini family. मतलब वो अलग बात है कि उसका काम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको और जामिनी स्टूडियोज़ के दूसरे मेंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था. एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई इयर्स विद बॉस. दैट वॉज इंट्रो. कल हम इंट्रो नहीं पढ़ेंगे, कल सीधे चैप्टर पे जंप करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो जामिनी स्टूडियो मतलब जो चैप्टर का नाम जो है वो जामिनी स्टूडियो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी. सो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और क्योंकि इस चैप्टर का नाम पेनकेक्स है तो ये डिपार्टमेंट शुरू होता है मेकअप से. मतलब जामिनी स्टूडियो में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन चैप्टर की स्टार्ट होती है मेकअप डिपार्टमेंट से. मेकअप डिपार्टमेंट कौन लोग होल्ड करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, उसके बारे में, उनकी क्या क्या ट्रेजेडीज़ है लाइफ में, उसको फोकस किया है. उसके बाद मेकअप डिपार्टमेंट से फिर बाहर जो है स्टोरी लाइनअप पे स्क्रिप्ट राइटिंग डिपार्टमेंट, पोएट्स उसी का हिस्सा है. स्क्रिप्ट लिखने वालों का डिपार्टमेंट वो क्या वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग है. एंड आफ्टरवर्ड्स बॉस का क्या काम है, एक कोथमंगलम शुभू करके एक कैरेक्टर आता है जो कि बॉस नंबर 2 है, और वो किस तरह से बहुत सारे एसेस लेकर आता है, किस तरह से शूटिंग होनी चाहिए, वो सब बताता है. बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है. मतलब ओवरऑल है, जब हम कल शुरू करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा चैप्टर इंटरेस्टिंग है या कैसा नहीं है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड फिर MRA मॉरल रियारमेंट एक करके एक बाहर से एक टीम आती है, वो जामिनी स्टूडियो विज़िट करती है. फॉरेनर्स की टीम होती है, उसमें सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, वो विज़िट करते हैं और वो क्या अपने कमेंट देते हैं एंड ऑल दैट. और लास्ट में फिर एक पोएट आता है. अभी मैं सस्पेंस नहीं खोल रही हूँ, जैसे जैसे हम चैप्टर चलेंगे तो आपको पता चलता रहेगा. वो आता है तो वो एक सस्पेंस रहता है लोगों के अंदर कि वो क्यों आया है, लेकिन बाद में अशोक मित्रन को पता चलता है कि दैट वाज हिज रीज़न बिहाइंड कमिंग हेयर. तो ये है ओवरऑल चैप्टर. कोई पर्टिकुलर स्टोरी लाइनअप नहीं है कि मैं आपको स्टोरी नरेट करूँ. कल से हम ये पैराग्राफ वाइज रीडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड अकॉर्डिंगली वी विल कंटिन्यू. होप सो आप अटेंटिवली सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे. और जब भी आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स जब पढ़ेंगे तो आप मुझे साथ में अटेंडेंस भी सेंड करते रहिए कि यस आई एम हेयर. यूट्यूब में आप मुझे नीचे से कमेंट में अटेंडेंस सेंड करते रहिए कंटिन्यूसली. मैं रीड करती रहूँगी किसका आया किसका नहीं आया. पर्सनली फ़ोन करके परेशान करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी.
So hoping so you will understand the importance of that. That's all for today. Stay safe, stay home, stay attentive, don't forget.